नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भरोसा। चिलचिलाती धूप में राकेश जी आते जाते लोगों को आगे बढ़कर अगरबत्ती खरीदने का इशारा करते, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। बदकिस्मती कहीं पीछा नहीं छोड़ती। यही राकेश जी के साथ हो रहा था। एक एक पैसे की आमदनी के लिए दिन भर की जद्दोजहद करते, खुद को धूप में तपाते और दिन छिपने के बाद जाकर मंदिर के बाहर बेंच पर सो जाते। कभी कभी इस बेंच पर जगह नहीं मिलती तो सड़क की पटरी पर सोना पड़ता। पढ़े लिखे थे लेकिन बुढ़ापे में कौन काम देता। बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत की जान ही न थी। किसी समय में फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाले और गाड़ियों में घूमने वाले राकेश जी आज धूल फांक रहे थे। ये उनके भरोसे का नतीजा था जो कि वो अपनी ही औलाद पर कर बैठे थे। कहीं से अगरबत्ती लेकर उसे बेचते, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं होती तो जीवन यापन बामुश्किल हो रहा था। उनके पैबंद लगे कुर्ते को देखकर उनके भिखारी होने का ही आभास होता था। पुराने दिन याद करके उनकी आंखें भीग जाती थी, लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला कोई पास ही ना था। एक बार मंदिर में एक महिला खाना बांटने आई और उसने राकेश जी को भी खाना दिया। राकेश जी एक तरफ गुमसुम आंखें बंद किए हुए थे और उस महिला की आवाज देने पर कुछ बोले नहीं और ना ही आंखें खोली। तब उसने अपने पति से कहा, आई थिंक ही इज डेड। ये शब्द तेजी से राकेश के कानों में पहुंच गए और वो आंखें खोलकर उसको देखने लगे। उन्होंने उस महिला से कहा, आई एम नॉट डेड मैडम, आई एम एलोन एंड आई एम रिफ्यूज्ड बाय माई चिल्ड्रेस। उनके मुंह से इतनी अंग्रेजी सुनकर वो महिला दंग रह गई और उसने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। उसके पति ने कहा, जरूरी नहीं वंदना कि हर बेकारी अनपढ़ हो, ये बेचारे हालात के मारे हैं जो आज यहाँ हैं। उस महिला वंदना ने राकेश जी से कहा, अंकल जी आप इतना पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों? राकेश जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, खाना बदोश पर कौन भरोसा करेगा या नौकरी देगा बेटा, बेइज्जती के सिवा कुछ मिलता नहीं है। कभी मेरा भी अच्छा वक्त था लेकिन वो कल और आज कुछ नहीं है। नजर झुकाकर बैठे राकेश जी चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन महिला ठिठकी हुई थी। उन्हें खड़ी देख रही थी। उसे उन पर तरस आ रहा था और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन देंगे? उसको इंग्लिश पढ़ा दीजिए। राकेश जी ने चौंक कर उनको देखने लगे। आज तक उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी तो आज भला कैसे विश्वास होता। वंदना ने दोबारा कहा, अंकल जी जीवन में शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है इसमें आपका कुछ अच्छा छिपा हो। राकेश जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे भिखारी जैसे आदमी से तुम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना चाहती हो। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ से सब क्या करूँगा। वंदना ने फिर से कहा, अंकल जी आपके कपड़े नहीं, मैंने आपकी प्रतिभा देखी है। ऐसे कर लेंगे, कुछ मदद कर दूंगी मैं आपकी, फिर सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बस यहाँ देखिए। राकेश जी ने आंखों में आंसू भर लिए। बेटी तुम्हारी दिल कितना अच्छा है, मेरे लिए तो तुम फरिश्ते के जैसी हो। अपने फटे कुर्ते से अपने आंसू पोंछते हुए राकेश जी उसका धन्यवाद करते जा रहे थे। वंदना एक दो दिन में आने का कहकर वापस चली गई थी। रास्ते में उसके पति प्रवीण ने कहा, वंदना तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएगा और दुआएं लेनी अच्छी बात है। वंदना सुनकर बदले में मुस्कुरा दी थी। 2 दिन हो चुके थे, वंदना दोबारा नहीं आई थी। राकेश जी उनकी राह देखते थे, लेकिन उनके ना आने से उनकी मायूसी बढ़ गई थी। 2 दिन के बाद 3 दिन भी हो गए। राकेश जी को आस टूट गई, लेकिन चौथे दिन सुबह सुबह वंदना अपने पति प्रवीण के साथ वहां आई। जब वो बेंच पर लेटे थे, वंदना ने आकर उन्हें सोते हुए हिलाया। वंदना को सामने देखकर राकेश जी की पलकें भीग गईं। वंदना समझ गई और बोली, अंकल जी आपने यही सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिए। इसके बाद वंदना उन्हें उनके सामान के साथ लेकर चली गई। राकेश जी ने पूछा, बेटा कहाँ ले जा रहे हो? वंदना ने मुस्कुराकर कहा कि देखते रहिए अंकल जी, आपको खुशी ही होगी। प्रवीण ने कार ले जाकर कहा, रोकी। वहां राकेश जी ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि एक वृद्धाश्रम था। वंदना प्रवीण के साथ उन्हें अंदर लेकर चली गई। वहां जाकर सारे पेपर साइन करने के बाद कमरा दिखा दिया, जिसमें 1-2 लोग और भी रहते थे। दरअसल ये एक वृद्धाश्रम था जिसमें वंदना राकेश जी को लेकर आई थी। यहाँ लाने का आइडिया उसे प्रवीण ने ही दिया था। राकेश जी इतना सब देखकर कुछ बोलने की हालत में ही ना थे। वहां जाते ही उन्हें नहलाया गया और पहनने को साफ सुथरे कपड़े भी दिए गए। इतने साल बाद जाकर अब उन्हें बिस्तर नसीब हुआ था। जब सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो लगा जैसे आज आत्मा तृप्त हो गई हो और पेट भर हो गया हो। रोज तो मंदिर के बाहर किसी ने देने या प्रसाद से पेट भरते थे। वंदना ने उन्हें कहा, बेटा किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद कहूँ, तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे अपने बच्चे मुझे घर से निकलकर खुशी हो गए और मुझे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन तुमने मुझे बच्चों को सुख दे दिया। इतना सोच आपने मेरे लिए किस मुंह से आभार कहूँ। राकेश जी को रोना देखकर
वंदना और प्रवीण उन्हें शांत कराने लगे और कहा, अंकल जी अब चिंता मत कीजिए, अब सब अच्छा होगा। आप अगरबत्ती का काम चालू रखिएगा, इससे आपके पास कुछ पैसे भी आएंगे। वंदना और प्रवीण जा चुके थे। आज राकेश जी मन ही मन बार बार ईश्वर और वंदना का शुक्र अदा कर रहे थे। उन्होंने राकेश को यहाँ लाकर बहुत ही नेक काम किया था। राकेश जी अब रोज सुबह अगरबत्ती बेचने निकल जाते और शाम को वृद्धाश्रम आ जाते। वंदना ने आश्रम से परमिशन लेकर रोज उन्हें अपने यहाँ बुलाने की परमिशन ले ली, जिससे वो कुछ देर उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ा सकें। अब राकेश जी रोज 2 घंटे के लिए वंदना के घर जाने लगे। उसका बेटा राकेश जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया और वो भी उसे मन लगाकर पढ़ाने लगे। इस तरह पड़ोस के भी कुछ और बच्चों को पढ़ाने का भी ऑफर मिल गया, जिससे इनकम बढ़ने वाली थी। लेकिन आश्रम वाले ऐसा नहीं करने देते। कुछ सोचकर वंदना ने एक सुझाव दिया, अंकल जी क्यों नहीं आप एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ ट्यूशन पढ़ा लें। ये सुझाव राकेश जी को पसंद आया, मगर कमरा मिलना भी तो चाहिए। इसकी जिम्मेदारी वंदना ने ले ली और घर के पास ही कमरा ढूंढने लगी। कुछ दिन में कमरा मिल गया और राकेश जी को वो कमरा दिलवा दिया। राकेश जी वृद्धाश्रम से आकर वहां ट्यूशन पढ़ाने लगे। वंदना ने एक काफी बड़ा उनके नाम से बोर्ड बनवा दिया, जिसका नाम था जीनियस ट्यूशन क्लासेस। राकेश ने बच्चे जल्दी इम्प्रेस हो जाते और उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें जल्दी समझ में आ जाता। इस तरह राकेश जी ने दिन बदल गए और अब एक अच्छे ट्यूशन टीचर बन चुके थे, जिनका अपने आप अपास नाम हो गया था। 10वीं क्लास तक के बच्चे उनके पास आने लगे थे। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और किराए के घर में अकेले रहने लगे। इतना खर्च अब वो स्वयं अपने लिए कर सकते थे। कभी कभी आश्रम जाकर अपने साथियों से मिल आते और उनके लिए वहाँ कुछ पैसे भी दे आते। अब वक्त बदल चुका था और इसका पूरा श्रेय वो वंदना को देते थे। अब बच्चे खूब आते और राकेश जी को पढ़ाने में आनंद आता। इंग्लिश की क्लासेज के लिए तो उनका नाम हो गया था। एक बार उनके फोन की घंटी बजी। जब फोन उठाते ही उन्होंने हेलो कहा तो उधर से वंदना की आवाज आई, हेलो अंकल जी, आज संडे है और मैंने छोले भटूरे बनाए हैं आपके लिए, लेकर आ रही हूँ। वंदना वहाँ कुछ ही देर में पहुँच चुकी थी और एक बैच खत्म होने के बाद राकेश जी ने वंदना का लाया खाना खाया। उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम कितने मन से लाई हो और तुमने ये बहुत अच्छा बनाया। कितने बरस बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ जो मेरी पत्नी ही बनाया करती थी। इतना तो अपने भी नहीं करते, तुम कितना करती हो बेटा। वंदना ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, जब दिल करे बात बता दिया कीजिए, मैं बना दूंगी। इसके बाद वंदना चली गई, लेकिन वंदना का व्यवहार उनके दिल में जगह बना गया था। उन्हें अपने दिन याद आने लगे और वो आंखें बंद किए यादों में खो गए। वो इस वक्त में पहुंच गए जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुए 3 दिन हुए थे। उनके बहू बेटे आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाक से उनके कानों में उनकी बातें पड़ गईं, जिन्हें उन्होंने थोड़ा रुककर सुन लिया था। नीलम रोहित से कह रही थी, रोहित अब पापा का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो दिन भर रहोगे नहीं, पापा के काम कौन करेगा? मेरी भी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं जाना होता है। ये सुनकर कहा, मैं यही सोच रहा हूँ, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। नीलम ने तपाक से कहा, जल्दी आइडिया निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रोहित ने उसे मनाते हुए कहा, ओके बाबा, फिक्र मत करो, मैं सोचता हूँ कुछ। ये आपस की बातचीत राकेश जी को इतना तो समझ आ गई थी कि उनके साथ अब कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने बेटे पर भरोसा था। धीरे धीरे करके 13वीं तक सारे मेहमान जा चुके थे और अब घर में दिन भर नीलम और राकेश जी रहते। रोहित शाम को ऑफिस से ही आता और वापस आता तो नीलम मीन मेक की बातें किया करती। नीलम राकेश जी को कभी ठीक से बात नहीं करती और बेहुदा जवाब देना उसकी आदत हो गई थी। झगड़े के डर से राकेश जी ने कई काम खुद से करने शुरू कर दिए। कभी सब्जी लाकर दे देते तो कभी बर्तन धोकर रख देते, यहाँ तक कि अपने कमरे की साफ सफाई खुद ही करते। लेकिन इतना करने के बाद भी नीलम उनकी बुराई करते थक नहीं रही थी। नीलम ने एक दिन कहा, रोहित आज पड़ोस की औरतें पापा के बारे में कितना कुछ कह रही थी। रोहित ने पूछा तो नीलम ने कहा, कहीं लोग बात कर रहे थे कि पापा जी पार्क जाकर औरतों को घूर कर देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कभी उनके कपड़ों पर निगाहें रखते हैं तो कभी चेहरे पर। मम्मी के जाने के बाद पापा अजीब हो गए हैं। मुझे तो सुनकर बहुत शर्म आई। ये सुनकर रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और राकेश जी के कमरे में जा पहुंचा। उसने कहा, पापा कल से आप पार्क नहीं जाएंगे, हमारी बेइज्जती बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए। राकेश जी उसका कहना समझ ही नहीं पाए और बार बार पूछते रहे, लेकिन रोहित ने उन्हें सुबह पार्क जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। लेकिन ऐसा करना नीलम को पसंद नहीं आया, क्योंकि उस राकेश जी को 2 घंटे घर से बाहर भेजना ही था और इसलिए उसने रोहित के जाने के बाद फिर से उनको टहलने पार्क भेज दिया। उसने कहा कि रोहित को नहीं बताएगी। इस दिन रोहित जल्दी घर आ गया और पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोक कर कहा, अरे रोहित बेटा, राकेश से कहना कल से जल्दी आया करे, आज पार्क में काफी देर से आया था। ये सुनकर रोहित घर में आग बबूला होता हुआ पहुंचा और जाकर अपने पापा पर भड़क गया। उससे पहले कि राकेश जी नीलम का नाम लेते, नीलम ने उनसे पहले ही आकर
कहा, रोहित मैंने कितना मना किया था लेकिन पापा माने नहीं। जाने किसको देखने जाते हैं, इतना भी क्या जरूरी है। रोहित की नाराजगी और बहू नीलम का झूठ राकेश जी देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस तरह से नीलम की हिम्मत बढ़ गई और वो आए दिन ऐसे झूठ बोलकर रोहित को उनके सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देती। राकेश जी मन ही मन रोया करते और अपनी हालत पर भगवान को कोसा करते। लेकिन अब क्या होने वाला था। एक दिन तो हद ही हो गई जब नीलम ने अपने ससुर से बात करते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी और उसने कहा, देख बुड्ढे, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी दो रोटी मिलेंगी, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। बहू से इस तरह के शब्द सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनकी सभ्यता ये नहीं थी कि वो अपनी बहू से वैसे ही शब्दों में बात करते। चुप ही रहे, लेकिन अपनी बद से बदतर होती हालत पर भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना किया करते थे। इस पर भी नीलम कहती, भगवान इतनी जल्दी थोड़ी बुलाएंगे बुड्ढे, अभी तो हमारी छाती पर तुझे और भी मूंग डलना है। राकेश जी मन में कहते हैं, भगवान ऐसा सुनने से पहले मुझे बुला लिया नहीं लेते, अब मैं अपनी मौत की दुआ भी खुलकर नहीं मांग सकता। ये बार खाने में नमक कम था तो राकेश जी उठकर किचन में नमक लेने चले गए और नमक का डिब्बा ढूंढने लगे, जिससे ऊपर से एक डिब्बा गिरा और उसमें रखे लड्डू जमीन पर गिर पड़े। आवाज सुनकर भागकर आई, देखते ही उसने आंखें निकालकर कहा, तो यहाँ लड्डू चुराए जा रहे हैं। रोहित को दिखाऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसे चोरी करता है, पकवान कैसे मुंह लगे हैं इसके। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नमक लेने आया था, सब्जी में जरा नमक लगा तो लेने चला आया। नीलम के शब्द राकेश जी की बात सुनकर और भी बेहूदे हो गए और उसने कहा, अच्छा तो बुड्ढे को मेरे खाने में नमक भी कम लगने लगा। इसके नखरे तो देखो, कुछ काम नहीं बल्कि मिठाई के लिए झूठ बोल रहा है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, चाहो तो जाकर देख लो कमरे में। लेकिन नीलम अब सुनने वाली नहीं थी और उसने गुस्से में कमरे में जाकर उनका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। तो राकेश जी उसकी ये हरकत देखते ही रह गए और बेहद दुखी मन से जाकर बैठ गए। नीलम की हरकत ऐसी होते हुए भी वो किसी से कह नहीं सकते थे, बल्कि उनके पास तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज उसका दिल बेतहासा जार जार हो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि नीलम यहीं नहीं रुकेगी। अभी शाम को रोहित के आते ही उनके कान भी भरेगी, फिर वो भी बाप पर भी आग बबूला होगा। जब रोहित शाम को घर आया तो ऐसे ही हुआ। नीलम ने राकेश के बारे में कहना शुरू कर दिया, रोहित तुम्हारे पापा चोरी करते हैं, ये तो आज मैंने देख लिया। मैं समय पर पहुंच गई तो पता चल गया। उस पर उन्होंने भी झूठ ही बोला, मिठाई खाने के लिए इतने बहाने बनाए। रोहित चुपचाप बैठा और राकेश जी चुपके से पर्दे को आड़ में उनकी बातें सुन रहे थे। रोहित कुछ ना बोलते देखकर राकेश जी को राहत हुई। उन्हें लगा कि आज रोहित ने नीलम की बात पर भरोसा नहीं किया है। ये देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रविवार के कारण रोहित घर पर ही था। उसने सुबह उठते ही राकेश जी से कहा, पापा कहीं जाना है, चलिए थोड़ा घूम कर आते हैं, आप तैयार हो जाओ। राकेश जी खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो गए। आज उन्हें रोहित बहुत अच्छा लग रहा था। 10 बजे तक तीनों लोग घर से निकल गए। आज रोहित के कार में उन्हें अपने साथ आगे बैठने को कहा, जिस पर उन्होंने नीलम की तरफ देखकर मना भी किया और कहा, बेटा बहू को बैठाओ, मैं पीछे ठीक हूँ। लेकिन रोहित माना नहीं और उन्हें आगे की सीट पर बैठाना पड़ा। रोहित का ये बदला स्वभाव उन्हें बहुत खुशी दे रहा था। आज वो खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रहे थे। 2 घंटे तक कार चलाने के बाद रोहित उन्हें एक मंदिर पर ले गया, जहाँ काफी भीड़ थी। वहां मंदिर की लाइन में लगने पर राकेश जी आगे थे और लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जब राकेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से कोई नहीं था। काफी भीड़ होने के कारण वो 1 घंटे तक आने जाने वालों को ढूंढते रहे, लेकिन रोहित और नीलम वहां नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन छिपने लगा। मंदिर में भीड़ काफी कम थी और अब तक तो समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। इससे पहले वो खुद भी भीड़ में बिछड़ा हुआ ही मान रहे थे। 2 दिन और महीना बीत गया, रोहित देखने तक नहीं आए। ये मंदिर उनके शहर से दूर एक गांव में था। घर वापस कैसे जाना इसका तो पता भी नहीं था और जाने के लिए पैसे भी। मंदिर के बाहर बैठे रहे, कोई कुछ खाने को दे देता, उससे ही गुजारा करते रहे। एक बार किसी ने घर जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा, जिन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा वो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी ही औलाद के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहता। किसी ने अगरबत्ती बेचने को कहा तो वही काम पेट भरने के लिए करने लगे और अब अपने घर वालों का अत्याचार भुलाए नहीं भूल पाते। राकेश जी के फोन की बेल बजी तो वो जैसे नींद से जागे फोन की तरफ देखने लगे। जाने किसका फोन था, लेकिन कई बार बजा तो उठा लिया। किसी ने उन्हें अपने यहाँ बतौर गेस्ट के लिए आमंत्रित किया था कि एक वृद्धाश्रम था। इस व्यक्ति ने फोन पर कहा, सर आप समाज के लिए प्रेरणा हैं और जिंदगी कहीं भी शुरू की जा सकती है। इस जिंदा दली की आपको मिसाल है। आप हमारे यहाँ आकर कुछ बोलेंगे तो बुजुर्गों में नया जोश भर जाएगा। राकेश जी ने कहा, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ,
और ये सब औरों की मदद का नतीजा है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माने और उसने राकेश जी को मना लिया। 2 दिन बाद उन्हें इस पते पर जाना था, जिसके लिए उन्होंने वंदना और प्रवीण को भी साथ जाने के लिए कह दिया। 2 दिन बाद तीनों लोग एक साथ वहां समय पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। काफी लोग वहां आए हुए थे और कुछ लोगों को दूसरे जगह से भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सबसे आगे बैठे राकेश जी खुश थे और वंदना को भी उन पर गर्व हो रहा था। पहले उन्हें स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। उसे आते देखकर राकेश जी का चेहरा तन गया। सामने से आने वाला व्यक्ति उनका बेटा रोहित था और सामने दर्शकों में बैठी उनकी पत्नी नीलम भी उन्हें इसी समय नजर आ गई। रोहित उन्हें इस तरह से सामने देखकर झेंप गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। बुझे चेहरे से वो राकेश जी को गुलदस्ता देकर वापस जाकर नीलम के साथ बैठ गया। राकेश जी खुद पर गर्व करते हुए काबू किए किए खड़े रहे और इन दोनों को खुसर फुसर करते भी देखते रहे। जब उनसे बोलने को कहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिनने उनके ही अपने बच्चे सड़क पर छोड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बना जाते हैं। आप लोग भी ऐसे होंगे या कोई यहाँ तक छोड़ गया होगा, लेकिन अपनी औलाद से अलग इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मुझ जैसे जो इंसान यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर ये सब मुश्किल था, मगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आई वंदना ने नहीं दिया होता। मेरा विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। कहकर उन्होंने वंदना और प्रवीण को स्टेज पर ही बुला लिया, जिससे सब लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाई। रोहित ये सब देखकर पानी पानी हो रहा था। बोलते हुए बार बार राकेश जी की नजर उस पर जा रही थी, मगर वो नजर चुरा लेता। नजर मिलाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। राकेश जी ने स्टेज से ही फिर आगे कहा, अपनी संतान को मैं माफ कर चुका हूँ, लेकिन ये सच है कि उनको दिल से भुला भी चुका हूँ। जिंदगी शुरू करने के लिए सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, हंसिए और खिलखिलाइए और ऐसी औलाद को तो बिल्कुल भूल जाएं। दर्शक सी दीर्घा में बैठा रोहित आज ऐसे शब्द सुन नहीं पा रहा था। जब अपनी बारी आती है तो इंसान दूर भागता है। जब उसके अपने पिता राकेश जी बेटा करते करते नहीं थकते थे, उसे पिता की कद नहीं थी और आज उनको इस जगह देखकर भौचक्का रह गया था। आज सामने खड़े राकेश जी से नजर नहीं मिला पा रहा था। राकेश जी स्टेज से उतर कर आए और बैठ गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आज कितना सम्मान मिल रहा था। उन्हें देखकर नीलम की आंखें फटी रह गईं। रोहित ने नीलम से बाहर जाकर कहा, नीलम, हमें ऐसी जगह आने का कोई हक नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिता को खुद सड़क पर छोड़ा था। आज मुझे अपने किए पर पछतावा है और मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम माफी नहीं मांगना चाहती हो तो मत मांगो, लेकिन मैं भगवान के आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझे पापा से माफी मांगनी है तो जिंदगी भर घुटता रहूंगा। नीलम उसकी चेहरा देखती रह गई। उसने तो उसके अपने पिता से दूर करने के लिए कितने जतन किए थे, लेकिन आज सब फैल हो चुका था। शर्मिंदगी खुद भी थी, लेकिन वह नहीं कह पा रही थी। आखिर किस मुंह से कहती। रोहित की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। राकेश जी लौट चुके थे और रोहित ने उनके जाने के बाद उस वृद्धाश्रम से उनका पता ले लिया था। शाम को ही वहां नीलम के साथ जा पहुंचा। सामने उसे देखकर राकेश जी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ आओगे, लेकिन मैंने वही कह दिया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो अब माफी के अलावा क्या लेने आए हो। रोहित नजर झुकाकर खड़ा था और नीलम की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आगे बढ़कर पैर में पड़कर दोनों ने माफी मांगी, लेकिन देखा जाए तो अब माफ करने के लिए राकेश जी का दिल राजी नहीं था। उनके कारण बहुत बुरे दिन देखे थे और बहुत बुरा समय बिताया था, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन माफी नहीं मिली। रोहित खूब रोया और पैरों से लिपट गया, लेकिन राकेश जी ने एक शब्द बोलना भी गवारा नहीं किया। रोहित ने कहा, पापा, मुझे सच में बहुत पछतावा है। खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन रोहित और नीलम 2 घंटे तक बैठे रहे और माफी मांगते रहे। राकेश जी टस से मस नहीं हुए और उन्हें जाने को कह दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग जा सकते हो। मेरे बेटा बहू वंदना प्रवीण है, तुम नहीं। और खून तो नहीं है, लेकिन उनमें इंसानियत का रिश्ता है। तुमसे अच्छे तो पराए हैं। तुम जैसी औलाद को ना होना ही अच्छा है। अब जाओ यहाँ से। उन्होंने दोनों को जाने को मजबूर कर दिया था और माफ नहीं किया। आज वो इस लायक थे कि उन्हें रोहित के आश्रय की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।